माँ, मैं भी रोज रोज अपनी पत्नी का अपमान इस तरह नहीं सह सकता। भाभी को अलग रहना तो अलग कर दो, मैं और कविता आपके साथ रहेंगे। भैया भाभी को अलग कर दो। अब कविता उस समय अपने पति के सामने कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन ये बात उसको मन ही मन खटक रही थी कि उसकी जेठानी कैसे उसकी सास की जिम्मेदारी से बच निकलती है और वो जीवन भर के लिए सासू माँ की सेवा में बंद कर रह गई। खैर जल्द ही जेठानी सिम्मी ऊपर वाले फ्लोर पर शिफ्ट हो गई और देवरानी कविता नीचे सास के साथ। अरे कविता बेटा, देखो तुम्हारी चाची सास आई है। थोड़ा नाश्ते का प्रबंध कर दो बेटा। पागल हो गई हूँ मैं एक चाय नाश्ता बनाते बनाते। रोज जैसे सारा काम खत्म करके कमरे में जाओ, मम्मी जी का कोई न कोई मेहमान आ टपकता है और फिर मम्मी जी हॉल में बैठे बैठे हुक्म चलाती रहती है और मैं नाश्ता पकाती रहती हूँ। बस हो गया पूरे दिन के आराम का सत्यानाश। अब मुझे समझ में आ रहा है कि भाभी साजे में क्यों नहीं रहना चाहती। अरे थक गई होंगी बेचारी इतने सालों से काम करते करते। आखिर कोई कितना ही बर्दाश्त करेगा। लगता है मुझे भी अब कुछ नया आइडिया निकालना पड़ेगा। मुझे भी बेशरम बनना पड़ेगा, वरना ऐसे ही चाय नाश्ता खाना बनाते बनाते मेरी तो जान निकल जाएगी। फिर 2 दिन बाद। अरे कविता बेटा, जरा 2 कप चाय बना लाना, तुम्हारी बुआ सास आई है। अब कविता ने अपनी सास की आवाज सुन तो ली थी, लेकिन वो जानबूझकर आंखें बंद करके अपने कमरे में लेटी रहती है। फिर थोड़ी देर बाद आवाज लगाने के बाद सास उठकर कविता के कमरे में आती है। अच्छा, लगता है बहू सो रही है, तभी मेरे 2 बार आवाज लगाने पर उसने सुना नहीं। अरे बेटा, जरा 2 कप चाय बना दो फिर आराम कर लेना। अरे बेटा, तुम्हारी बुआ सास आई है। मम्मी जी, आप तो जानती है मैं दिन भर काम करते करते थक जाती हूँ और जरा सा आराम करने के लिए लेटी नहीं कि आपने आकर फिर से जगा दिया। और अगर बुआ जी आई है तो बस 2 कप चाय की ही तो बात है, वो आप खुद क्यों नहीं बना लेती मम्मी जी? अच्छा ठीक है बेटा, तू नाराज मत हो, मैं बना लूंगी। अब धीरे धीरे कविता के तेवर बदलते जा रहे थे। अब जैसे ही मेहमानों के आने की खबर मिलती, वह जाकर मायके में बैठ जाती या फिर बाजार चली जाती, जिससे उसको मेहमानों का सामना न करना पड़े। अब सास शांति भी ये बात समझ गई थी कि बहू कविता मेहमानों के चाय नाश्ता बनाने से कतराती है और सास भी समझ जाती है, इसलिए वह मेहमानों का चाय नाश्ता अब खुद ही बनाने लगी थी। और सास मेहमानों का ही नहीं, अब तो कविता सास की भी रोटियां बनाने से कतराने लगी थी। मम्मी जी, बंटवारा तो हमारा देवरानी जेठानी के बीच में हुआ है ना, तो आपको उनके यहाँ भी तो जाना चाहिए। वो तो कभी आपको एक टाइम का खाना भी नहीं देती। अरे बेटा, जब उसमें इतनी समझ होती तो घर के 2 टुकड़े थोड़ी करती। मुझे तो 2 रोटी से मतलब है बेटा, चाहे तुम दो या वो दे, क्या फर्क पड़ता है? हाँ माँ जी, आपको क्यों फर्क पड़ेगा? फर्क तो मुझे पड़ रहा है। अगर मुझे तीनों टाइम का खाना बनाकर खिलाना पड़ रहा है आपको, जेब पे बोझ तो हमारे पड़ रहा है, आपको क्या फर्क पड़ेगा? ऊपर से सास के साथ रहने का बंधन, ना किसी को बुला सकते हैं और ना कहीं जा सकते हैं। अगर दीदी माँ जी की तरफ से आप फेर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। मैं भी आज माँ जी का खाना नहीं बनाऊंगी, देखती हूँ कैसे नहीं जाती है दीदी की। अब तो मैं सप्ताह में बस 3 दिन माँ जी का खाना बनाऊंगी, 3 दिन वो दीदी के यहाँ जाए, आखिर मैं ही क्यों मरूं। बस अब तो उसी दिन से बहू कविता ने सास को खाना न देने का बहाना बना लिया था। अब वह रोज दोपहर में बहाने बनाकर सास को जेठानी के यहाँ भेज देती। अब जेठानी सिम्मी भी दोपहर में अपनी सास को आया हुआ देखकर तरह तरह के मुंह बनाती और वापस उन्हें देवरानी के पास भेज देती। बार बार सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने से मेरे घुटनों का दर्द तो और बढ़ गया है। अब बहू से उम्मीद करना तो बेकार है, मैं खुद ही अपने लिए कुछ बना लेती हूँ। अब सास शांति को घुटनों की काफी समस्या थी, ऊपर से मोटा शरीर, इसलिए वो 10-5 मिनट से ज्यादा खड़े होकर काम नहीं कर पाती। अब किसी तरह हाय हाय करके वो खाना बनाती है, उसके बाद जाकर अपने कमरे में लेट जाती है। अरे माँ, क्या हुआ? तुम ऐसे कमरे में क्यों लेटी हो? और आजकल तो तुम कमरे से बाहर भी नहीं आती। कुछ नहीं बेटा, वो घुटनों का दर्द बहुत बढ़ गया है, आराम नहीं मिल रहा था तो कमरे में आकर लेट गई। माँ, आजकल आपको घुटनों का दर्द जरा ज्यादा ही हो रहा है।
क्या बात है माँ? अब क्या बताऊं बेटा, एक तो मेरा भारी शरीर है जिसकी वजह से मुझसे 5-10 मिनट से ज्यादा खड़े भी नहीं हुआ जाता। पर क्या कर सकते हैं, पेट भरने के लिए थोड़ा हाथ पैर तो हिलाना ही पड़ेगा ना। आपके कहने का मतलब क्या है माँ? खाना तो कविता बनाकर आपको देती है ना? छोड़ ना बेटा, क्या रखा है इन बातों में। और वैसे भी खाना बना कर देना मुझे अकेले कविता की जिम्मेदारी तो है नहीं। अब इसमें मेरी किस्मत का ही दोष है बेटा, किस्मत ही खोटी है, इसमें कविता और सिम्मी का कोई दोष नहीं। इसका मतलब आप कहना क्या चाहती हैं माँ? दो दो बहुओं के होते हुए आपको कोई खाना बना कर देने को तैयार ही नहीं है? अरे बेटा, ये बात मुझसे पूछने से पहले जाकर अपनी पत्नी से पूछ। अगर मैं कुछ कहूंगी तो उसे लगेगा कि मैंने शिकायत की। अम्मा की बात सुनकर लाल पीला होता हुआ गुड्डू अपने बड़े भाई रवि के यहाँ पहुँचता है। आपको पता है रवि भैया, अपने घर में हो क्या रहा है? अरे हम दो दो बेटों के होते हुए हमारी माँ खाने के लिए तरस रही है। ये दोनों बहुएं हमारी माँ को खाना बना कर नहीं दे सकती। आपको यकीन ना हो तो आप भाभी से पूछ लीजिए। जी मैं क्या सुन रहा हूँ सिम्मी, तुमने माँ को खाना देने से मना कर दिया? अरे तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई माँ को खाना देने से मना करने के लिए? देखिए, मुझ पर ज्यादा रौब दिखाने की जरूरत नहीं है। अरे माँ जी, जिसके साथ 24 घंटे रहती हैं, खाना खिलाने की जिम्मेदारी तो उसी की है ना। और सब जानते हैं कि माँ जी को सीढ़ियाँ चढ़ने में कितनी दिक्कत होती है। और खाना खाने के लिए कविता रोज माँ जी को ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने पर मजबूर करके मेरे पास भेज देती है। खुद की बीवी में शर्म नाम की चीज नहीं, और आए हैं मेरी शिकायत लेकर। कविता सच सच बताओ, माँ को खाना देने में तुम्हें क्या समस्या है? अरे तुम्हें शर्म नहीं आई माँ को खाना देने से मना करने के लिए? सब कुछ जानते हुए भी तुमने उनको ऊपर भेज दिया कि भाभी के यहाँ खाना खा ले। अब उनकी उम्र ये रह गई है कि वो अपने लिए खाना बनाए। अरे तो क्या हुआ, कोई पहाड़ टूट पड़ा क्या? तुम्हारी माँ ने जब 2 रोटी बनाकर खा लिया। और वैसे भी क्या माँ जी का जिंदगी भर का ठेका मैंने ले रखा है? बाकी सप्ताह में 4 दिन तो तुम्हारी माँ के रिश्तेदार आकर बैठे रहते हैं। अरे मैं थक गई हूँ तुम्हारी माँ और रिश्तेदारों का खाना बना बना। अब किसी को बुरा लगे या भला, अब मैं माँ जी का बोझ और अपने कंधे पर नहीं उठा सकती। फिर इसके बाद दोनों अपनी अपनी बातें कह के मुंह टेढ़ा करके वहाँ से चली जाती हैं। फिर कुछ देर बाद गुड्डू और रवि अपनी अपनी पत्नियों को बुलाते हैं। तुम दोनों की समस्या का हल हमने ढूंढ लिया है। तुम दोनों की समस्या यही है ना कि तुम दोनों माँ को अपने साथ नहीं रखना चाहती, उनके साथ रहना नहीं चाहती। वैसे देखा जाए तो तुम्हारी भी बात ठीक ही है। माँ हमारी है, सेवा तो हमें ही करना चाहिए। अरे माँ की सेवा की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं हमारी बनती है। इसीलिए हमने सोच लिया है कि माँ अब तुम दोनों के साथ यहाँ इस घर में नहीं रहेगी। हम उनके लिए एक मकान किराए पर ले रहे हैं। सच? माँ जी अब अलग रहने वाली है? ये सही रहेगा। अरे पूरी बात तो सुन लो। अब से हम दोनों भाई एक एक महीने माँ जी के पास रहकर उनकी सेवा करेंगे और अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। गलती तो हमारी है ना, जो हमने अपनी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर सौंप। लेकिन अब हमें हमारी गलती समझ में आ गई है। अरे लेकिन ऐसा कैसे? आप 1 महीने के लिए कैसे चले जाओगे? अगर आप 1 महीने के लिए चले गए तो यहाँ हम लोग कैसे रहेंगे? आपका बेटा तो आपके बिना एक दिन भी नहीं रह पाएगा। अब जैसे मैंने माँ के लिए अलग मकान लेने के लिए बोला तो तुम दोनों तो बड़ी खुश हुई। तब तुमने ये नहीं सोचा कि इस उम्र में हम अपनी माँ के बिना और माँ हमारे बिना कैसे रहेंगी। लेकिन जब तुम्हारे बच्चों को बाप से रहने की बात आई तो तुम्हें बड़ी चिंता सताने लगी। ये हद होती है दोगलेपन की। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, माफ कर दीजिए हमें। अब से हम घर में माँ जी को सबसे पहले खाना देंगे। माँ जी, माफ कर दीजिए। अब बहुओं के माफी मांगने के बाद सास उन्हें माफ कर देती है और इसके बाद दोनों बहुओं को सास के साथ रहकर उनकी सेवा करने का सबक मिल जाता है।